So I would like to invite Dr. D.N. Thakur, President Sahakar Bharati, to join us on the stage. For the second guest, Dr. Chandrapal Singh, President, International Cooperative Alliance, Asia Pacific Chairman, CRIPCO. Would like to invite Dr. Chandrapal Singh ji. देश की सबसे दूसरी बड़ी उर्वरक सहकार उत्पादक और विपणन संस्थान कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को के चेयरमैन होने के साथ ही डॉक्टर चंद्रपाल यादव देश की कई दूसरी सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व करने के साथ ही वो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी हैं. नाउ वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कोंडा रेड्डी चावा, असिस्टेंट FAOR FAO. वो कृषि, मुद्रा, भू, जल और पशुपालन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र देश के विभिन्न भागों में खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे जटिल मुद्दों पर लंबा अनुभव रखते हैं. साथ ही इनवाइट करना चाहूँगी श्री बालू अय्यर जी को, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. इरमा आनंद से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल करने के बाद श्री अय्यर ने भारत में लंबे समय तक सहकारिता क्षेत्र में काम किया है. वो नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस समेत एशिया रीजन के सहकारिता में काम करने का अनुभव रखते हैं. वुड लाइक टू इनवाइट श्री सतीश मराठे, डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. श्री सतीश मराठे सहकार भारती के संस्थापक सदस्य हैं. सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न स्तरों और संस्थाओं में काम करने का उनका कई दशकों का अनुभव है. श्री मराठे इस भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज. Yeah, exactly. ठीक है, प्लीज सर आप शुरू करिए. नमस्कार, स्वागत करता हूँ पैनलिस्ट का, जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं अपने क्षेत्र में, और इनके परिचय को देने की मुझे तो आवश्यकता नहीं लगती, आप सब परिचित हैं. डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी जाने माने चेहरे हैं सहकारिता जगत के, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी. और ये जो सेशन है हमारी चर्चा का, वो है इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं. तो स्वागत करता हूँ चंद्रपाल जी का. दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे सतीश मराठे साहब. ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने चेहरे हैं सहकारिता जगत के, रिजर्व बैंक के डायरेक्टर भी हैं और सहकार भारती के तो फाउंडर में से हैं. तो सहकार भारती से तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं. इनकी जो सहकारिता की यात्रा, सहकार भारती के स्थापना काल से इनका सहयोग सहकार भारती को मिलता रहा है. ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है. तीसरे हमारे पैनलिस्ट हैं बालू अय्यर जी, ICA एशिया पैसिफिक के CEO. ये भी बड़े प्रसिद्ध सहकारिता जगत की पर्सनैलिटी हैं. ये सेशन मूलतः मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कुछ हम टाइम से पीछे भी चल रहे हैं. अच्छा, मिस्टर कौन रेडी है इसका? ओह सॉरी. तो ये भी FAO से हैं और FAO का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो कैसे किसानों की कोऑपरेटिव या किसानों का जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए. FAO इसको रिकॉग्नाइज करता है कि बगैर किसान को जोड़े हुए, बगैर इनको कम्युनिटी स्ट्रक्चर में लाए हुए फूड सिस्टम का मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं हो सकता. इनका भी मैं स्वागत करता हूँ. समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सेशन फोकस कर रहा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को कॉग्निजेंस में लेते हुए, अपने संज्ञान में लेते हुए, अपने देश की सहकारिता के व्यवस्था को, काम करने की पद्धति को हम ठीक कर सकते हैं. तो एक है ना कि जितने नोबल थॉट्स हैं, जितने अच्छे विचार हैं, वो कहीं से भी हमें मिले उसको हमें अपना लेना चाहिए और उसको अपनाकर अपने हिसाब से अपनी उन्नति के लिए काम करना चाहिए. इसके साथ मैं पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर चंद्रपाल जी को कि वो हमारे बीच अपने विचार को रखें.
आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री हरबीर सिंह जी को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और सहकारी क्षेत्र में अपना अनुभव रखने वाले बहुत से साथी यहाँ आज एकत्रित हुए और अपने विचारों के माध्यम से, विचार मंथन के माध्यम से प्रयास ये होगा कि कुछ निष्कर्ष निकले और उस निष्कर्ष को हम सरकार तक पहुँचाएं। जो हमारे सहकारी विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले उनके जो निदेशक मंडल में जुड़े हुए लोग हैं उन तक अगर पहुंचाएं तो निश्चित रूप से हम संस्थाओं का काम भी बेहतर कर सकते हैं और कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी मजबूत बना सकते हैं। आज मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूं कि आज जब मीडिया के लोग सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की चिंता उनके मन में आ गई है, तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस देश में हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने उसको चलाया था, उस उद्देश्य को पूरा करने में हम कामयाब निश्चित रूप से होंगे। एक तरफ जहाँ सरकार ने सहकारी मंत्रालय अलग बना करके और जो फोकस करने का काम किया है, उससे आज जिस संजीदगी से सहकारी क्षेत्र को लोग ले रहे हैं, निश्चित रूप से इससे कोऑपरेटिव मूवमेंट में हमारी मजबूती आएगी और हमें जो सरकार की तरफ से बहुत से जो जैसे अजय जाखड़ जी ने अभी कहा कि जहाँ भी कोऑपरेटिव सक्सेस हैं उनमें सरकार के सहयोग की, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये सही है। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था आत्मनिर्भर बने, हमारी संस्था हमें निर्णय लेने का अधिकार हो, सब कुछ हो, लेकिन बहुत सी मसले ऐसे होते हैं जिनमें हमें सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो आज सहकारी मंत्रालय जो अलग बना है, निश्चित रूप से हमें सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और देश में हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हम चाहते हैं, सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो हम जिन लोगों के लिए योजनाएं तैयार हुई हैं उन तक पहुंच नहीं है सरकार की सीधी। हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अगर उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को अगर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से जो उसके असली हकदार लोग हैं उन तक उनका लाभ निश्चित रूप से पहुंच सकता है। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत अच्छा मौका है कि हम निश्चित रूप से मिलजुल करके और सब एक दूसरे का सहयोग करके और कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक दुनिया के सहकारी आंदोलन की आप लोगों ने ये यहाँ बात रखी है, आज जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में इस बात को महसूस करते हैं कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम बिना कोऑपरेटिव मूवमेंट के हम समझते हैं कि उन तक हम ना तो लाभ पहुंचा सकते हैं, ना उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, ना हम देश को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देश के 60% से ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं, खेती में काम करने वाले लोग हैं और हमारा सहकारी आंदोलन कृषि पर आधारित है। और कृषि पर आधारित होने के कारण अगर हमारे कृषि क्षेत्र में प्रगति होगी, अगर उसमें कोई रेवोल्यूशन आएगा तो निश्चित रूप से हमारा मूवमेंट भी बढ़ेगा, वहीं मूवमेंट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी
और हमारा किसान भी मजबूत होगा, जो सोसाइटी का मेंबर है वो भी जो है खुशहाल होगा। तो इसके लिए हमारे देश ने सहकारी मंत्रालय बनने के बाद हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश ने इस बात को महसूस कर लिया है, बिना सहकार के हम देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो सकते, हम गरीब से गरीब तक लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सहकार के माध्यम से समृद्धि, इस देश में समृद्धि लाने के लिए सहकार की आवश्यकता है। और हमारे जब हमारी देश की सरकार ने ये महसूस कर लिया है, कोऑपरेटिव पे फोकस किया है, इसी तरीके से आज दुनिया भी इस बात को महसूस कर रही है, पूरी दुनिया में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि बिना कोऑपरेटिव के, क्योंकि पुअर गरीब आदमी दुनिया के हर देश में है, कितने भी विकसित देश हों उनमें भी गरीब लोग हैं, जिनके पास जो है आज भी ऐसे लोग हैं विभिन्न देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में आज जितने गरीब लोग हैं उनको अगर लाभ पहुंचाया जा रहा है तो निश्चित रूप से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही लाभ पहुंचाया जा रहा है। और सहकारी संस्थाएं जिन देशों में मजबूत हो रही हैं उन देशों की आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है। ICA है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA के माध्यम से जो सर्वे किया गया, आप सबको जानकारी होना चाहिए कि लगभग 12% जनसंख्या, पूरी दुनिया की 12% जनसंख्या सीधे सीधे कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी हुई है। जो ICA का सर्वे है वो इस बात को कहता है। और लगभग 30 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। उन कोऑपरेटिव्स के माध्यम से लोगों के भले के लिए, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। और 2146 बिलियन डॉलर जो है का कारोबार आज विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ये आंकड़े ICA के हैं। ICA ने सर्वे के दौरान ये आंकड़े प्रस्तुत किए कि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम कहते हैं 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 25% लोग हमारे लगभग सीधे सीधे कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, इसी प्रकार से दुनिया में उसी प्रोपोजिशन में दुनिया में भी लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हैं। और बेहतर मैं समझता हूँ बहुत सी कंट्रीज़ जो विकसित देश हैं उनकी लगभग मैं समझता हूँ कि हर जो विकसित देश 1 बिलियन जो है जनसंख्या कोऑपरेटिव मूवमेंट में सक्रियता के साथ काम कर रही है। तो इन परिस्थितियों में उन विकसित देशों में जो सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, उनका जो मेंबर्स के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरीके से निभाने का काम कर रही हैं। हम जिस तरीके से अपने देश में एक कानून के दायरे में रह करके कोऑपरेटिव मूवमेंट में काम करते हैं, हम कोऑपरेटिव के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारे जो कोऑपरेटिव के 7 सिद्धांत हैं, उन 7 सिद्धांतों को हम उनके दायरे में रहते हुए कोऑपरेटिव मूवमेंट में हमारी संस्थाएं, कानून तो है सो वो है, कानून का पालन तो लोग कापी और किताब में भी कर सकते हैं, लेकिन उन नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए, हम सहकारी सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने में हम जहां काम कर रहे हैं, वहीं दुनिया के लोग भी उस परिधि में जो कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स हैं उनकी परिधि में रहते हुए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें उनसे बहुत कुछ आज सीखने की आवश्यकता है, हमें उनसे बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। और बहुत सी, जैसे हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि जो अच्छे विचार होते हैं वो किसी के भी हों, उन विचारों को अपने साथ सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो आज विभिन्न देशों में जो सहकारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं, जैसे हम अमूल का उदाहरण देते हैं, इफको का उदाहरण देते हैं, क्रिप्को का उदाहरण देते हैं, इसी प्रकार से दुनिया की
विकसित देशों की बहुत सी कोऑपरेटिव की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में बहुत बेहतर ढंग से काम हो रहा है। आज जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इसी उनसे विचार लेकर के हमें अपने यहाँ भी अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में उन तमाम विचारों को का समन्वय करना है, जिससे कि हम अपने मूवमेंट को मजबूत कर सकें। आज हम समझते हैं कि पूरे एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे जो इंडिया या हमारे आसपास की कंट्री में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें यूथ की तादाद ज़्यादा है। और आज जैसे अभी विचार आया था कि जो यूथ है, नौजवान है, वो कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, क्योंकि उसको बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, काम करने का मौका मिलता है। तो हमारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को हम कोऑपरेटिव मूवमेंट से अपने कंट्री में कैसे जोड़ सकते हैं, और युवा पीढ़ी का आकर्षण सहकारी आंदोलन के प्रति कैसे अधिक हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत जो हमारी पॉलिसी बने उसमें हमें विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे एक साथी ने विचार व्यक्त किया था कि जो इंटरमीडिएट या डिग्री या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है, उस में एक सब्जेक्ट कोऑपरेशन का होना बहुत आवश्यक है। अगर पढ़ाई लिखाई से अगर व्यक्ति किस कोऑपरेटिव को समझेगा, कोऑपरेटिव के सिद्धांतों को पढ़ेगा, कोऑपरेटिव के कानून को पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो इस बात को महसूस करेगा कि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर की अपेक्षा कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा अच्छा काम करने का मौका है, ज़्यादा जिम्मेदारी संभालने का मौका है, ज़्यादा समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो अगर हमारे नौजवान कोऑपरेटिव्स बना करके, जो तमाम जो डिफेंड कोऑपरेटिव हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, बहुत से कोऑपरेटिव ऐसे हैं, उन नौजवानों को वो कोऑपरेटिव सौंपे जा सकते हैं, वो उन क्षेत्रों में काम करके। और इसकी कोई सीमा नहीं है, कोऑपरेटिव में कोई सीमा नहीं है कि हम फर्टिलाइजर सेक्टर में अकेले काम कर रहे हैं, या हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, फिशरीज़ में काम कर रहे हैं, हम केन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम जो है हेल्थ में काम, किसी भी क्षेत्र में। ये क्षेत्र इतना बृहत है कि किसी भी क्षेत्र में कोऑपरेटिव को बना करके और हम तमाम नौजवानों को जोड़ करके और अगर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जहां वो नौजवानों का ग्रुप एक अच्छा जो है काम करके उस कोऑपरेटिव को मजबूत कर सकेगा, वहीं उन नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा, और वो नौजवान मिलकर के कोऑपरेटिव बना करके बहुत से नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, जिससे हमारे देश में जहां बेरोजगारी की समस्या है, उस समस्या से भी हमें काफ़ी राहत मिल सकती है, हमारे प्रोडक्शन में भी हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हमें तमाम जो लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन क्षेत्रों में हमें नौजवानों को जो है प्रेरित करना चाहिए। इसी तरीके से महिलाओं को भी हमें कोऑपरेटिव से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं का आकर्षण भी केवल एक कोऑपरेटिव बना करके एक कोऑपरेटिव बन गई तो उसकी मीटिंग या उससे काम चलने वाला नहीं है। महिलाओं को कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ने के लिए हर जगह, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में महिलाओं की, अगर हमारे देश में बराबर की आबादी है तो 50% महिलाओं को भी हमें हर जगह जो है स्थान देना पड़ेगा, उनको कोऑपरेटिव से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज दुनिया से ये सब सीखने की आवश्यकता है। दुनिया में जो कोऑपरेटिव्स हैं, नौजवान, महिलाएं और तमाम जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो मिलकर के कोऑपरेटिव बना करके कोऑपरेटिव को एक प्रोफेशनल तरीके से क्रियान्वित करने का काम करते हैं, जिससे कि जहां वो प्रोफेशनल तरीके से काम करके इनकम भी जनरेट करते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं और लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें तमाम देशों से इस तरीके से सीख करके और नए नए कोऑपरेटिव्स बनाना चाहिए, तमाम लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ हाँ, जो अभी एक सवाल आया था, उसमें कहने की हमें आवश्यकता ज़रूर है कि सबसे बड़ा काम ट्रेनिंग और एजुकेशन का है।
एनसीयूआई का जिक्र आया कि एनसीयूआई उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाई। हम मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन जो ट्रेनिंग एजुकेशन का काम है, एनसीयूआई का ट्रेनिंग एजुकेशन का काम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन भी अपने अपने स्टेट में ट्रेनिंग और एजुकेशन का लगातार काम कर रहे हैं। आज अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन के काम को अगर बढ़ावा दिया जाए, लोगों में जागरूकता कोऑपरेटिव मूवमेंट के प्रति पैदा की जाए, तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ेंगी। आज आप जानते हो गांव की प्राइमरी सोसाइटी का इलेक्शन हुआ, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को वाइस चेयरमैन बना दिया। उन्हें पता नहीं है कि हम किस लिए चेयरमैन बन गए, किस लिए वाइस चेयरमैन बन गए। वो कहते साहब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम चेयरमैन बन गए लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। अरे फ़ायदा आपको नहीं होगा, आपको इन जो आपकी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कराना है। आपको इतना अच्छा काम करके उस सोसाइटी के माध्यम से लोगों की मदद करना है, लोगों का सहयोग करना है। लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पता नहीं है, लोगों को अपने कर्तव्य पता नहीं है, लोगों को अपने बारे में जानकारी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेनिंग एजुकेशन का काम हमारे देश में सुचारू रूप से होगा, हमारी कोऑपरेटिव यूनियंस हैं, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन है, या और ट्रेनिंग सेंटर कोई खोल करके कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, उनको प्रोफेशनल बनाने की आवश्यकता है। अगर वो प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे, उन्हें पता होगा हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये कर्तव्य है, हमारा ये बिजनेस है, हमें किस तरीके से करना है, सारी चीज़ अगर उन्हें जानकारी होगी तो वो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। नहीं तो 5 साल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन जरूर बने रहेंगे, लेकिन उन्हें यही पता नहीं रहेगा कि हम किस लिए चेयरमैन बने थे और हमें क्या उससे हम लोगों की मदद कर सकते, क्या लाभ दिला सकते। तो आज हम ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहते, हमारे बालू साहब हैं इंटरनेशनल विचार ये व्यक्त करेंगे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के, वो बताएंगे, क्योंकि दुनिया में उनका काफ़ी अनुभव है, वो घूमते रहते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि दुनिया में बहुत कोऑपरेटिव्स ऐसे हैं जिनसे हमें सीखने की आवश्यकता है, जिनसे हमें बहुत सी चीज़ें लेने की आवश्यकता है। उनको सीख करके हम अपने देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाएं, और हमारा ये तमाम जो बातें आई थी कि हमें लोगों ने, सही भी है, बहुत पहले आप सब इस बात से सहमत हैं कि कहा गया कोऑपरेटिव मूवमेंट का, कोऑपरेटिव संस्था की बात आई, अरे बहुत भ्रष्ट लोग हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, तमाम इस तरीके की भावनाएं जो पैदा की गई लोग, भले ही एक बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई हो, एक संस्था में कोई गड़बड़ी हो गई, एक जगह अगर कोई गड़बड़ी हो गई, पूरे देश के इस बड़े आंदोलन को, इतने पवित्र मन से जो तैयार किया गया आंदोलन है, उसको जो है सारे लोग बुरी दृष्टि से देखने लगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे मूवमेंट की जो है इमेज इतनी अच्छी डेवलप हो। आज इमेज बन रही है, आज वो दौर शुरू हो गया है। आज जब हरवीर सिंह जैसे लोगों ने यहाँ एक कोऑपरेटिव पर एक विचार मंथन आयोजित किया है, तो निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव की इमेज अब डेवलप होने की स्थिति में है। हमें सब लोगों को मिलजुल करके, ईमानदारी से काम करके, पारदर्शी ढंग से काम करके और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके इस मूवमेंट को मजबूत करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करना है। हम आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से सहकार भारती को और भाई हरवीर सिंह जी को, सब लोगों को, कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनसे विचार मंथन होता है और कुछ ना कुछ निश्चित रूप से हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। सही बात आपने कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम भीतर क्या है वो दुनिया नहीं देखती, दुनिया हमें इस तरह देखती है कि हमारे बारे में उनके विचार क्या हैं। ये विचार परिवर्तन का, इमेज परिवर्तन का कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये जो प्रयास है सहकार भारती और रूरल वॉइस का, वो इस दिशा में आई वुड से इट्स ए मेडन एफर्ट। और हमारा प्रयास यही रहेगा
कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां बेझिझक, बिना संकोच के, बगैर किसी इनहिबिशन के हम सब एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर आए और ये जो संवाद की शुरुआत है, आज पहली बार हुई है, यह लगातार चलती रहेगी। आज तो हमने शुरुआत की, हम अनुभव करेंगे, सीखेंगे, और ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगा चंद्रपाल जी जैसे पर्सनैलिटीज़ से जो ग्लोबल हैं, कोऑपरेटिव के ग्लोबल ब्रांड हैं इंडिया के लिए तो कम से कम, और दुनिया में भी इनका एक नाम है, कि ऐसे विचारों से और हमारे इस मंच को हम सबको मिलकर ओन करना होगा। ये मंच न रूरल वॉइस का है, न सहकार भारती का है। हम प्रयास करें कि सहकारिता के लिए एक मंच हम बनाए, ताकि हम बाकी जो सेक्टर है या बाकी जो हमारे सामने हैं, उनके सामने हम मजबूती से खड़े होकर अपनी छवि को सही माने में दिखा सकें। न ज़्यादा न कम, हम जो हैं वो हैं। और सहकारिता का मतलब ही ईमानदारी है, सहकारिता में तो कहीं है ही नहीं बेईमानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहेगी। और आप तो मैं मानता हूँ कि पार्टनर ही हैं। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि हमेशा आप हमारे साथ हैं। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा सहकार भारती के फाउंडर मेंबर, अनुभवी सहकारिता के और बाकी क्षेत्रों के भी इंटेलेक्चुअल भी हैं, सतीश मराठे साहब को, कि अपने विचार से हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। मैं संक्षिप्त में आप सबके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं और भारत की स्थिति के कोऑपरेटिव के बारे में बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव की पहली अपनी स्थिति के बारे में केवल 2 लैंडमार्क्स मैं बताना चाहूँगा। पहला, कोऑपरेटिव सेक्टर को सेटबैक अपने देश में 1967 में आया, जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन, उस समय उन्होंने कोऑपरेटिव्स टू बी प्रमोटेड के सामने 2 शब्द जोड़ दिए, इफ़ पॉसिबल। दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक वी रिसीव्ड इन द कंट्री इन 1967। बहुत लोग इस विषय को जानते नहीं हैं कि प्रेफरेंस प्रायोरिटी कोऑपरेटिव को देने की जो बात थी वो 67 में समाप्त हो गई, इफ़ पॉसिबल 2 शब्द ऐड करने के बाद। दूसरा सेटबैक मैं मानता हूँ 1991 में आया। ये आवश्यक था कि अपने देश में रिफॉर्म्स हो, लिबरलाइजेशन हो, इसकी ज़रूरत थी। बट ये पूरे लिबरलाइजेशन के, रिफॉर्म्स के प्रोसेस में जो सबसे बड़ा सेक्टर अपने देश का था, कोऑपरेटिव सेक्टर, उसको टोटली नज़रअंदाज किया गया। और हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल्स और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सिलेक्टेड रत्न, मिनी रत्न कंपनीज टाइप जो थी, उनको उस 1991 के रिफॉर्म्स के साथ बेनिफिट हुआ। तो वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी वी मिस्ड एज ए कंट्री, 67 में 2 शब्द हटाने के बाद, और 91 में तो टोटली इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को इग्नोर किया। इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो विश्व भर में एक जनरल स्वरूप में मैं आप सबके सामने ये विषय रख रहा हूँ कि cooperatives have been recognized by planners and administrators, governments across the countries कि cooperatives are a distinct form of ownership। ये बहुत महत्व की बात है कि it is a distinct form of ownership, और उस दृष्टि से उसका विचार किया। दूसरा जो बेसिक फंडामेंटल रिकॉग्निशन डेवलप कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी मात्रा में है, वो ये है कि cooperatives are recognized as economic enterprises, they are also recognized as business enterprises। cooperatives को डेवलप कंट्रीज़ में तो बिजनेस एंटरप्राइजेस से कहते हैं। मैं अपने देश में उसको बिजनेस एंटरप्राइज कहने के सहमत नहीं हूँ। दैट्स व्हाई आई कॉल इट एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज, बट इट इज़ एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज
इसका भी उन्होंने विदेशों में रिकॉग्नाइज किया। और तीसरा जो सबसे महत्व का मुद्दा है, जो अपने देश में हमने अभी तक नहीं किया है बट परदेशों में उन्होंने किया है, कि कोऑपरेटिव्स आर प्रॉफिटेबल बट दे आर नॉट इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रॉफिट। उनका मकसद, ऑब्जेक्टिव ये प्रॉफिट नहीं है। अपने यानी 2002 का भी हम नाबार्ड का रिपोर्ट देखते हैं निकाल कर, तो सोशल कैपिटल फॉर्मेशन अपने देश में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हुआ। ये नाबार्ड ने भी 2002 के अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखा है। बट ये तीनों मुद्दे जो हैं वो अपने देश के प्लानर्स, गवर्नमेंट्स, डिसीजन मेकर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस ऑल पार्टीज, दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज दिस। ये सबसे बड़ा हमारे लिए अड़चन का विषय है। तो हमें इन तीन मुद्दों के ऊपर सबसे पहले एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहूँगा कि यदि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर एक मीनिंगफुल टूल ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज के रूप में हम चाहते हैं, तो केवल हिस्टोरिकली हाँ कि एग्रीकल्चरल और ग्रामीण इलाकों के तरफ नज़र दिया गया था, बट द वे इंडिया इज़ ग्रोइंग and the way the other countries have also grown, cooperatives have to be in all the three sectors: agriculture, services and manufacturing. Integrated approach लेने से ही cooperative sector का विकास होगा, otherwise it is not possible. केवल हम एक सेगमेंट का विचार करते हुए यदि हमने कहा तो हम कर नहीं पाएंगे। तीसरा विषय जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने कुछ देशों के कोऑपरेटिव मूवमेंट का अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ, तो ध्यान में आता है कि भारत के दृष्टि से हमारे लिए थोड़ा डिटेल्ड और स्टडी करनी चाहिए, और करने से लाभ होगा। बट बेसिकली फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स, इन तीन देशों की कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का भारत में अध्ययन करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। और ऐसा एक चर्चा करते समय सामने विषय आया कि जर्मनी का उदाहरण लेना है तो मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा, एग्रीकल्चर का लेना है तो फ्रांस और नीदरलैंड्स के बैकग्राउंड के आधार पर हम कुछ करें, अपने यहाँ नई संस्थाएं करें तो लाभ होगा। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के दृष्टि से ये तीन देशों के जो मॉडल्स हैं, हम तीनों देशों के मॉडल्स अपने तीनों सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मार्केटिंग के लिए हम मॉडल्स अपने देश में खड़े करने की आवश्यकता है। और भी चीज़ें जो सामने विशेष करके आई वो ये आई कि कॉपरेटिव्स आर रिकॉग्नाइज लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, बहुत सारे देशों में। और बहुत पुरानी कॉन्फ्रेंस वर्षों पहले उलन बटोर में हुई थी, मंगोलिया में, और उन्होंने उस उलन बटोर कॉन्फ्रेंस में ये दिया था कि हर एक देश ने अपने अपने कोऑपरेटिव के कानून कैसे बनाए, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स दिए। दे हैव नॉट गिवन एनी मॉडल बाय लॉ, और उन्होंने कहा वो लॉ तो अपने अपने देश के प्रोफाइल के आधार पर, अपनी आवश्यकता के आधार पर करें, बट बेसिक फंडामेंटल्स लॉ कैसे बने कोऑपरेटिव का, वो उन्होंने उसके अंदर दिया था। मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा अध्ययन अपने देश में होने की आवश्यकता है, और यदि हम वो ठीक से करते हैं तो अपने देश में बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं कि लॉ कैसे हो, क्या हो, ये बहुत सारे इश्यूज उसमें से निकल जाएंगे। डेवलप कंट्रीज़ में विशेष करके ऐसा दिखता है कि एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग विद कोऑपरेटिव्स इज़ वेरी क्लोज। अपने देश में जिस पद्धति से इसकी एंगेजमेंट एक दूसरे की होनी चाहिए, कोऑपरेटिव्स की और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की, वो हो नहीं रही है। यानी एक तो पिक्यूलियर प्रोविज़न भी आपके सामने रखता हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अपने देश का कहता है
कि वन प्राइमरी यूनिट विल नॉट फाइनेंस अनदर प्राइमरी यूनिट, यानी एक बैंक प्राइमरी यूनिट ही होती है, भले वो मल्टी स्टेट में हो, पूरे देश में काम करती हो, बट देन इट इज़ ए प्राइमरी यूनिट. इट इज़ डिबार्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एनी अदर टाइप ऑफ प्राइमरी सोसाइटी. यानी ऐसे बेसिक छोटे छोटे इश्यूज हमारे सामने हैं which we need to address, and we have to increase the engagement of finance and banking with the cooperative sector. ये इसलिए भी ज़रूरत है कि अपने देश की जो ग्रोथ होगी वो क्रेडिट के अवेलेबिलिटी के ऊपर होगी. हमारे पास किसी के पास भी, आइदर इंडिविजुअल्स और संस्थाओं के पास, एंटिटीज़ के पास भी खुद का कैपिटल मर्यादित है. प्रदेशों में हम देखते हैं तो दे आर कैपिटल ड्रिवन, दे आर नॉट नेसेसरली बैंक ड्रिवन, और उसी कारण हमारे यहाँ कैश क्रेडिट फैसिलिटी रहती है, प्रदेशों में कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है. वहाँ डिमांड लोन रहता है, लोन दो रीपे कर दो इंस्टॉलमेंट. तो अपने यहाँ पूरे देश में सभी सेक्टर्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. एंड इन्वेस्टमेंट के लिए engagement between the banks, financial institutions and cooperatives is a must. शायद लोगों को सबके लिए वो आवश्यकता नहीं होगी, बट अपने देश में अपने कानूनों में भी परिवर्तन करते हुए 100% कंपनी फॉर्मेशन की प्रोविज़न बननी चाहिए. जो केवल प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में आज बनी है व्यवस्था, उससे हमने कुछ हासिल नहीं किया अब तक. वी हैव नॉट अचीव्ड मच. तो किसी भी कोऑपरेटिव को आवश्यक हो तो कंपनी 100% ओन्ड कंपनी फॉर्म करे, एसपीवी फॉर्म करे. हमारे जो अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना हो तो सेबी है, तो दे हैव टू परमिट अस टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट्स. और जिस पद्धति से हम ये फ्रांस का या अन्य देशों का उदाहरण लेते हैं कि दे रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है. वी हैव टू स्टडी, हम कैपिटल मार्केट की तरफ जाएंगे ही नहीं, एंड दैट इज़ ऑल बीइंग डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग वन पर्सन वन वोट ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. ये जैसे हैं वैसे इन दिस सेम कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं रेजिंग फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स. हमारे यहाँ है नहीं कोई व्यवस्था. वी नीड दैट. विदाउट कैपिटल, विदाउट ओन लॉन्ग टर्म फंड्स, विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन्स इन ए वे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, cooperatives cannot gain the strength and they will not be able to make a very large meaningful impact. ये सब कहते समय एक दो मुद्दों को बोलकर मैं कंप्लीट करूँगा कि सबसे महत्व का जो विषय प्रदेशों में मैं देखता हूँ, अलग अलग सोसाइटीज़ का जब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो सबसे महत्व की बात है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. डे टू डे कोऑपरेटिव को चलाना ये प्रोफेशनल्स का काम है, और संस्था को एक फेस देना, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना, एक पब्लिक गुड के लिए काम करने की जो बात है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्टेड बोर्ड की है. बोर्ड में नॉट रन एंड शुड नॉट रन, ये तो मेरा पक्का मानना है कि बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. और इंडोनेशिया का हम उदाहरण दें तो जिसके बारे में भारत में बहुत आजकल चर्चा चल रही है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर बैंकिंग, अर्बन बैंक्स के बारे में या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में. इंडोनेशिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स वेयर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैव डन वेरी वंडरफुल वर्क. वी शुड स्टडी दैट. अपने यहाँ जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर अभी दिया है, मे बी इट विल बी रिव्यूड, इट कैन बी चेंज्ड ए लिटिल, बट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल को कोऑपरेटिव ने एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है इफ़ दे हैव टू मेक ए मीनिंगफुल इम्पैक्ट, ग्रो एंड डिलीवर पब्लिक गुड टू द कॉमन मैन. ये पहले एक मुद्दा था. इसी के साथ जो दूसरा मुद्दा मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये,
गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर करे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल दें, ग्रांट दें, गारंटीज दें, को एक्सेप्टेंस के माध्यम से कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए सहायता करे, बट देन इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टनरशिप एंड एज द ऑर्गेनाइजेशंस गो द गवर्नमेंट शुड एग्जिट. बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, but over a period of time they withdraw from that cooperative as the cooperative grows. और जो हमारे डायरेक्शंस हैं, कानून हैं, सभी राज्य और केंद्र सरकारों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें. हम रेगुलेशन और ग्रोथ और रेगुलेशन और कंट्रोल की बात कम करें, हम एनेबलिंग जिसको हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट बने. और सभी देशों में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन. अपने देश में भी कोऑपरेटिव सेक्टर के तरफ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और सुपरविजन की आवश्यकता है, बट दैट रेगुलेशन एंड सुपरविजन हैव्स टू बी प्रूडेंशियल. इट्स नॉट जिसको हम कह सकते हैं कि ये करो, माइक्रो मैनेजमेंट करने की जो हमारे यहाँ एक पद्धति इवॉल्व हुई है कोऑपरेटिव सेक्टर में, दैट हैज़ टू गो. ब्रॉड प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के आधार पर फुल ऑपरेशनल फ्रीडम शुड बी गिवन टू द कोऑपरेटिव्स. जो काम ठीक करेंगे वो रहेंगे, जो नहीं कर पा रहे दे विल एग्जिट. अपने देश में किसी भी हालत में किसी को भी डी रजिस्टर करना, सोसाइटी हो, कंपनी हो, एवरीवेयर, ये एग्जिट पॉलिसी अपने देश में, अपने मानसिकता में नहीं है. दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी एंड दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग आवर कोऑपरेटिव्स. तो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे हैं. और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब फंडामेंटल राइट रहा, वैसे और एक बात है जिसका लोग बहुत कम उल्लेख करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट का यानी स्टेट का, वेदर इट इज़ सेंट्रल और स्टेट, क्या रोल हो इसके बारे में बहुत स्पष्टता है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट एटोनमस प्रोफेशनली मैनेज कोऑपरेटिव्स. मैं 3 छोटे वाक्यों में बताया, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल निकाल कर देख सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इनेबलिंग प्रोविजन बनाए, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अपने देश में हो, ये कहकर ये कहूँगा. और बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जहाँ हमें पहल करने की आवश्यकता है. सबसे महत्व का ऑन द बैकग्राउंड ऑफ पैंडेमिक मैं कहूँगा कि हेल्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता है. अपने देश में कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. वी नीड स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स. और आज जिस पद्धति से जैसे हेल्थ सेक्टर ने एक्सप्लॉइट किया पैंडेमिक में, वैसे ही आगे चलकर यदि हम जागरूक नहीं रहे, अल्टरनेटिव उनके सामने खड़ा करके नहीं रखा, तो आने वाले दिनों में जो बड़े ई मार्केट के रूप में उभर कर आ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट अस. सो वी नीड स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इन आवर कंट्री. उसकी बहुत बड़ी नेशनल आवश्यकता है. इंश्योरेंस सेक्टर में भी वी हैव टू नीड टू एंटर इनटू इट. फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा काम कर रहा है कुछ देशों में, तो उसका भी हमको ये करना चाहिए. बट इकोनॉमी इट कुड बी मच मोर. आज जिस पद्धति से हमारे यहाँ वी आर स्पेंडिंग मनी विदाउट गेटिंग रिजल्ट्स, MSP दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर मूवमेंट ऑफ और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दे रहे हैं, उसका स्टॉकिंग में जो लॉसेस हो रहे हैं, ये सब को यदि हम देखते हैं तो एग्रो प्रोसेसिंग के लिए एक नई व्यवस्था ठीक से खड़ी करनी पड़ेगी. FPO इज़ नॉट दी ओनली अल्टरनेटिव. हमको जिस पद्धति से मिल्क सेक्टर में 2 टायर व्यवस्था बनी है, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट या यूनिट लेवल की व्यवस्था, उसी प्रकार से
हमें कुछ करने होंगे. There are many good things which we can adopt from international practices. उन सबको हमें करना चाहिए. मेरे विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, समय दिया, इसके लिए मैं हरवीर जी का आभार मानता हूँ. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद मराठे साहब, बहुत सुंदर विचार आपने रखे और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक विचार रखे. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी जो डिलिब्रेशन आज की है उसका हमने एक और व्यवस्था की, सब कुछ अवेलेबल होगा अक्षरशः थ्रू आवर यूट्यूब चैनल. पूरी की पूरी ये चीज़ लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और आपके फ्यूचर के भी रिकॉर्ड के लिए या देखने के लिए यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिवाइंड योर मेमोरी. इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं समराइज़ करना चाहता. अब वी ऑल आर अवेयर कि अगर इंसान का सबसे पहला या कोई भी जीवित जो लिविंग क्रिएचर हो उसका द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न इज फूड. फूड सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के मामले में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कुछ आता है दैट इज़ फूड सिक्योरिटी. एंड अनसर्टेनिटीज एज प्रिवेलिंग इन दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिनेरियो, कभी क्लाइमेट, कभी कुछ, कभी इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ न्यूट्रिएंट, कुछ भी, लॉट ऑफ फैक्टर्स. ये आज के ज़माने में फूड सिक्योरिटी को सबसे अहम अब बना दिया इशू को. और हम सब ने डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कैसे हो रहा है. छोटा सा कुछ कांड हुआ और पूरा दुनिया कांप रही है कि कैसे खाना हम खाएंगे. फूड सिक्योरिटी का मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट, द ओनली एंड ओनली वे, एफिशिएंट वे आई शुड से, इज बाय ब्रिंगिंग द players together, and that is what is cooperative. तो हमारे साथ एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड एंड एडवांटेज हम लोगों के लिए है कि FAO के मिस्टर रेड्डी हैं अवेलेबल. ही विल बी गाइडिंग अस हाउ कैन cooperative कंट्रीब्यूट इन मैनेजिंग फूड सिक्योरिटी, एंड ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं. इंडिया कैसे दुनिया के फूड सिक्योरिटी मैप पे एक लीडिंग प्लेयर की तरह उभर सकता है, इसके बारे में हमें वो थोड़ा गाइड करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे. आग्रह. सबको नमस्कार. I will present 5 case studies very briefly and try to summarize the learning from these case studies, and then talk a little bit about how FAO's views on cooperatives. Okay. मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ कि मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे से इंग्लिश में बात करें. थैंक यू. सो मैंने देखा कि agricultural cooperatives in 5 different countries. All of these are developed countries like Japan, Denmark, Netherlands, New Zealand, and France. So I want to present very briefly the learning from these 5 countries. Coming to Japan, it's a national group of 694 regional cooperatives under the umbrella of Japan Agricultural Cooperatives. What they do is they supply inputs for production, undertake packaging, transportation, and marketing of agricultural products, and also offer financial services to their members. It has remained the backbone of the small farmer-dominated agriculture sector in Japan. And when Japanese model was replicated in Bangladesh, what was learned is that it helps in eliminating intermediaries and helps in establishing contacts directly between farmers and end users as the consumers, and making cooperative a strong economic organization. That's one of the key lessons that we learned from Japan. Coming to Denmark, the major food enterprises in Denmark are farmer-owned cooperatives. Among the world's largest, they are amongst the world's largest exporters of safe, high-quality food and agricultural products. Also, the companies, one of the things that we need to be really mindful is that the companies here are completely controlled by the members, and profits are returned to the owners, who actually are the farmers.
cooperatives lead to the integration of the value chains within the entire food cluster, that is from farm to fork, and also have promoted transparency, traceability, food security, and innovation. They've also succeeded in building market power and strengthening the marketing of farmer products. In terms of the relevance to other developing countries and also to India is that the local farmers must be committed and must be the main drivers of the cooperative process. So what we need to think about is that the cooperatives have to be owned by the local farmers rather than we imposing the cooperatives on the farmers. Governmental authorities or institutions are important stakeholders, as we have also heard from the speakers in the previous session, and they should also support and facilitate the cooperatives. So government support is very critical. Also, what we need to do understand is that cooperatives are an appropriate tool to ensure long-term reduction of poverty among rural populations. This is something that we need to be mindful of. In Netherlands, we have about 41 cooperatives, and the success of the agricultural cooperatives can, in terms of Netherlands, the enabling factors are the legislation is quite supportive in Netherlands, and also what happens is there is an effective member control through innovations in internal governance, and there is one of the things that they look at it is that the membership heterogeneity is more uniform, so less diverse membership. And one of the things that they actually work at is that how they can continue to evolve in terms of cooperatives, like in terms of trying to remove or change structures within the cooperatives which are not relevant as they keep evolving. So that is something that we learn from Netherlands. Then coming to New Zealand, there are about 40 cooperatives which generate close to $28 billion in revenue. And though it's a very small country, 29% of the population are members of the cooperatives, and also it represents 19% of the economy in terms of the gross domestic product in New Zealand. Cooperatives and other forms of farmer-controlled businesses are major players in several New Zealand's agriculture sectors, together account for a significant share of the New Zealand's economic activity. Another thing that we need to be mindful is that there is what they have is an industrial body called the Cooperative Business of New Zealand, which unites the different range of membership-owned businesses within New Zealand. Then coming to France, we have about 1,000 agricultural cooperatives focusing on wine, cereals, and dairy. What we see is that they help support or establish the supply chains and member commitment in terms of the functioning of the cooperatives. In terms of the lessons, what we see is that the agricultural cooperatives grow larger. As they grow larger, one of the experiences in France that we find quite interesting is that the membership commitment is lessons, but I think that doesn't apply to our to the Indian context, because though Amul has grown, we have been able to retain that membership commitment. And also, one of the things that really is important for members is that they are able to have supplies, that is input supplies, and also marketing of their produce. This is one of the biggest factors which promotes membership commitment. Coming to FAO, we recognize that cooperatives play an important role in inclusive and efficient functioning, particularly for small agricultural producers and marginalized groups. Also, one of the things that we recognize is that it empowers members both economically and socially, and creates sustainable rural employment via business models that are resilient to economic as well as environmental goals. Smallholders will provide much of the extra food needed to feed the growing population going towards 2050. So what we need to be thinking about, particularly if we want to achieve food security and also address issues related to address the food needs of the increasing population, we have to depend on cooperatives, because cooperatives work with small and marginal farmers, and they would be bringing in the additional production. Another thing is that to achieve SDGs, cooperation is a must. So cooperation, when we talk about it, has to be not only cooperatives within a country, but also in terms of learning between cooperatives between developed countries and developing countries, amongst developing countries. And so this is something that we need to really
advocate for and promote. One of the things that we also see is that in terms of agricultural cooperatives, they play an important role in ensuring tenure security of smallholder farmers, because that is very critical. Tenural security is very critical for farmers. Another thing that is really important is that responsible agricultural investment. So if we were to have strong cooperatives, what would happen is they would be able to advocate the needs of their members and also engage discussions with policymakers to support establishment of an enabling environment for responsible agricultural investments. Aside from that, because they are also engaged in a cooperative movement, cooperative members also could be able to themselves adopt responsible agricultural investments, particularly in terms of managing risks, also in terms of, in a country like India, in terms of using natural resources sustainably, and also help raise incomes and productivity of farmers, and generate inclusive employment opportunities. With this, I wish to conclude. I wish to thank Mr. Harveer Singh and Sahakar Bharati and Rural Voice for this opportunity. Thank you. Namaskar. Thank you, Mr. Reddy. It was really a very, very enlightening, I should say, the experience that you shared. इतना तो तय है, हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो, और कोई भी सत्ता इतनी मजबूत नहीं है अगर वो अपने जनता या अपने जो उनसे जुड़े हुए उनके खिलाफ काम करती है कि वो डिफिटेबल ना हो। लेकिन कैसे? केवल विचार। किसी भी परिवर्तन का पहला आधार विचार होता है, और विचार एक बाउंड्री का मोहताज नहीं होता। तो ये सेशन इज़ राइटली लिविंग टू दैट एक्सपेक्टेशन, और बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छे अनुभव आपने हमारे बीच शेयर किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी मिलते रहेंगे। अब मैंने रिज़र्व रखा था बालू अय्यर जी को, मैंने कहा था कि मैं आपको सबसे लास्ट में कहूँगा बोलने के लिए, बिकॉज ये एशिया और पैसिफिक में जो कोऑपरेटिव की जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके, मैं ये कहूँ कि वन सिंगल पर्सन हु इज़ गिविंग प्रोफेशनल इनपुट, दैट इज़ मिस्टर बालू अय्यर। अब मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस जो हमारा ये सेशन है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसे भारत को बेनिफिट करेगा, उसके बारे में अपने विचार रखें। Thank you very much, Dr. Thakur. Let me also begin by thanking the organizers, especially Mr. Harveer Singh, Rural Voices, and Sahakar Bharati, for inviting the International Cooperative Alliance to be part of this gathering. I'll also try to speak in a combination of English and Hindi, because मेरा हिंदी इतना काफ़ी सालों से बात नहीं किया हूँ, इसीलिए थोड़ा कमज़ोर हूँ। मुझे आखिरी स्पीकर रख के, स्पेशली डॉक्टर यादव, सतीश मराठे जी और रेड्डी जी के बाद आपने डिसएडवांटेज में रख दिया, क्योंकि जो भी मैंने प्रिपेयर किया था इन्होंने कवर कर दिया। बट मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, देयर आर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने नहीं कहा उसको आपके सामने में रखने के लिए। बट ये पहला बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये सेशन जो आपने टाइटल किया है कि हाउ कैन इंडिया बेनिफिट, आई वुड हैव चेंज्ड इट टू बी मोर हाउ कैन वी बेनिफिट, बिकॉज हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, एंड कॉपरेशन जो है इट्स नॉट वन डायरेक्शन, इट्स टू डायरेक्शन, एंड इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर, क्योंकि इंडिया में वी आर cooperatives are more than 100 years old. Cooperatives are present in diverse sectors. जब मैं मंगोलिया जाता हूँ, वहाँ लोग पूछते हैं कि आप हमें इंडिया के डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में बताइए। सेम थिंग मलेशिया में अगर जब जाता हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि डेयरी कोऑपरेटिव्स के बारे में बताइए। और सभी लोग, आप जो भी देश में जाएंगे, 90% ऑफ द कंट्रीज़ में अमूल की जानकारी है उनको। वेरी रिसेंटली इफ़को की बात कर रहे हैं, उन्होंने नैनो यूरिया, नई टेक्नोलॉजी का विश्व के लिए सामने रखा है। सो ऐसे इनोवेशंस इंडिया में भी हो रहे हैं,
which we can share with other countries. But definitely opportunities have through exchanges, through study visits, through ऐसे seminars. I would encourage next time जब हम कर रहे हैं, then we also invite international participants. क्योंकि आज जो डैश में बैठे हैं, we are all from India. So how do we get outside experience? उनसे सुनना चाहिए. सिर्फ मैं उनके बारे में बात करने से it won't come out with that passion जो वो अपने बारे में बात कर सकते हैं. So आज तक जो largely कॉन्वर्जेशन हुई है वो है कि एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, क्रेडिट में क्या कर सकते हैं. एंड डॉक्टर मराठे जी ने कहा था कि वी नीड टू लुक एट मैन्युफैक्चरिंग, वी नीड टू लुक एट सर्विसेज. एंड आई कंसिडर सर्विसेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर it is largely informal. It is very scattered. It is not organized. All conditions for cooperatives to fit. And services sector is very vast. When we talk about services, right from IT to जो vendors हैं streets में, we include them in under the services sector. And I would like to give one example from Australia. जब हम services sector की बात करते हैं, वहाँ एक कोऑपरेटिव है कैप्रिकॉन करके, और ये शुरू हुई थी 1974 में विद 17 मेंबर्स. और ये लोग क्या मेंबर्स कौन थे? जो हम लोग यहाँ इंडिया में भी देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ जो कार रिपेयर, स्कूटर रिपेयर करने की कंपनी, लोग छोटे छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है. तो ये 17 जन ने कहा कि क्यों ना हम अपने हर दिन मोर देन 50 to 60% हमारा जो समय है हम देखते हैं कि कहाँ से खरीदें, कितने पैसे में डिस्काउंट ले पाते हैं, क्रेडिट कहाँ से आ सकती है. तो जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते. सो क्यों ना हम एक कोऑपरेटिव बनाएं जो ये परचेसिंग हो या क्रेडिट हो या मार्केटिंग हो या अकाउंटिंग हो, ये रिक्वायरमेंट्स कोऑपरेटिव देखे. हम सिर्फ अपने कोर जो मैकेनिक की काम है हम करें, उस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था. और आज वो लोग नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया बट न्यूजीलैंड में भी हैं. उनके 25,000 मेंबर्स हैं. फॉर्म 17 दे आर 25,000 मेंबर्स, और उनका एनुअल टर्नओवर इज $2 billion. जस्ट इमेजिन कि ये छोटे छोटे ऑटो मैकेनिक्स साथ में आके कोऑपरेटिव करके आज दे आर एट दिस स्केल. सो द अपॉर्चुनिटी अगेन इन द सर्विसेज सेक्टर इसमें ले सकते हैं. वी कैन टेक मेनी अदर एग्जाम्पल्स वेयर पीपल हैव कम टुगेदर टू फॉर्म cooperatives in the services sector. And India में I think that's one area where I think there is immense potential. Just second area I think where there is again immense potential is social cooperatives. डॉक्टर मराठे ने कहा था कि पैंडेमिक में एडवांटेज लार्जली प्राइवेट कंपनीज ने लिया, बट इंडिया, डॉक्टर यादव ने कहा कि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन डेफिनेटली, बट व्हेन यू लुक एट इंडिया वी ऑल्सो हैव अ एजिंग पॉपुलेशन. जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हाउ डू वी एड्रेस देयर नीड्स? क्योंकि इंडिया में वी कैन से द परसेंटेज वाइज कम होगा, बट इवन इन इंडिया इफ वी टेक इवन say 5%, that makes it 20 million or 50 million. So India is not, we are not talking about small numbers. So there is a significant aging population. How do we as cooperatives look into that issue? And when we talk about members not only during their productive age, but we need to also look at beyond their productive age. And Japanese cooperatives की example दी गई है, agriculture cooperatives. उनका है कि as soon as you are born, you are a member of a cooperative, because जो hospital है, it is run by a cooperative. And during their productive years, जो agriculture के बारे में बात की गई थी, input, marketing, credit, etc., cooperative definitely help करती. But when people age, when they are not able to work, when they are not able to be productive, when they need care,
Then there are hospitals again to take care of this. And when they die, जब मर जाते हैं, then there are funeral cooperatives to take care of it, क्योंकि expense individual के ऊपर न हो. So they look at not just agriculture but the member को center में रख के कि how do we meet all their needs. I think that's something which cooperatives can do, because we say कि हम member focused है. We don't say we are agriculture focused or we are credit focused. We need to be member focused. And if we can keep the members at the center, then I think it will make a big difference. So social cooperatives again, जो model है कि government का role है, cooperative का role है, member का भी role है. So how do we integrate and promote more social cooperatives, because India में education, health, aging, काफ़ी सारे issues हैं जहाँ private sector more profit driven होता है. It is not very the community centered or member centered. And the third area जो हमने इसकी भी चर्चा हुई है कि टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ वी हैव टू कंबाइन टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेटिव्स. आजकल हम सब अपना मोबाइल फ़ोन में ऐप्स हैं. गाड़ी अगर टैक्सी हायर करना हो तो ओला और यूबर यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट टू बाई समथिंग देन वी यूज़ फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन. बट यहाँ पे ये जो मॉडल है, इट्स अ वेरी प्राइवेट ड्रिवन, कि जो भी प्रॉफिट्स आता है वो कंपनी को जाता है. सो नया फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स है जिसको हम प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव्स करते हैं, जो कंबाइन करता है कि कोऑपरेटिव प्लस टेक्नोलॉजी. एंड इसमें द मेन डिफरेंस जो है कि जो ओनरशिप जो है वो कोऑपरेटिव के मेंबर्स के लिए. एंड एक एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट से देता हूँ. वहाँ एक कोऑपरेटिव है अप एंड गो. एंड ये कोऑपरेटिव जो घर में, हर घर में या ऑफिस में क्लीनिंग सर्विसेज है. यू नीड पीपल टू कम एंड क्लीन करे, घर को क्लीन करे या ऑफिस को क्लीन करे. तो ये कोऑपरेटिव, ये क्लीनर्स की कोऑपरेटिव है. तो ये लोग आके कोऑपरेटिव किए और ऐप यूज़ करते हैं. ये नहीं कि ये बिना टेक्नोलॉजी. सो तो प्लेटफॉर्म किया गया है जहाँ अप एंड गो, अगर आप सर्च करेंगे तो अप एंड गो का ऐप मिलेगा. वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे क्लीनिंग करना, मेरे घर में क्लीनिंग करना है, तो कोऑपरेटिव से आपके घर आके वो लोग क्लीन करके जाएंगे. सो इसमें और जो उबर और ओला में क्या डिफरेंस है, जो कोऑपरेटिव इसको ओन कर रही है तो मेंबर्स जो भी वर्कर्स हैं उनका जो वेजेस है प्राइवेट कंपनी से भी ज़्यादा है. एंड सेकंड, जो प्रॉफिट जो हो रहा है ये मेंबर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो दैट्स द so platform cooperatives are again another big opportunity for a country like India. अगर हम देखें another example जो मलेशिया में कर रहे हैं, आजकल everyone wants to look good. So there is a lot of demand for makeup, fashion, spa, different kind of beauty makeup. And these are largely, again, मैं gender bias नहीं हूँ, but it's largely run by women who do it out of their homes. So इनको एक अगर प्लेटफॉर्म में ले आ जा सकता है एंड थ्रू एन ऐप कनेक्ट किया जा सकता है कंज्यूमर के साथ, देन अगेन देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी एंड मॉडल्स हैं. सो आई थिंक वी नीड टू लुक एट टेक्नोलॉजी जो कंबाइन करता है कोऑपरेटिव्स और प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव्स जो टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेटिव्स को कंबाइन करता है. एंड इंडिया जैसे कंट्री में आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूथ के बारे में बात हुई. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यूथ. अगर देखें तो वो लोग का इंटरेस्ट है कि स्टार्टअप, दे वांट टू डू बी पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स. बट अगर हम कोऑपरेटिव को देखें, वी आर ऑल्सो अ स्टार्टअप. वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार्टअप, क्योंकि आइडिया इज़ अ फ्यू पीपल देखते हैं कि हमारा नीड है, हम लोग साथ आए, वी पुट आवर ओन मनी इन, बिजनेस चलाते हैं, वी वॉन्ट टू ग्रो इट. So how different is it from a startup? So even we need to ensure that the government, when they talk about startup, they also look at cooperatives as a startup. And that's the difference in other countries where cooperatives are recognized. Ki when you are talking about running an enterprise, be it that cooperatives can also be a startup, is a recognition given. So I think we need to also, India में, we have to see how we can. Image की बात हुई, जो cooperatives को जब युवाओं के साथ जब when we ask them
what do you know about cooperatives? Then उनका विचार है कि it's very traditional, rural, agriculture. So how do we change it, and how do we change their mindset? I think that's an important role which we can learn from other countries, the way they are doing to promote cooperatives among young people, especially in technology, in enterprises, in startup mode. And I think the last 2 points, one is we definitely need to learn from others कि capital के बारे में बात हुई है. How do we raise capital? That becomes important. UAE, United Arab Emirates, Dubai में, now they've started, they've given a new law कि cooperatives can raise money from the market. So you can issue an IPO, you can raise some money from the capital market. So other countries में examples, it could be Italy, it could be France. There are different examples of how we can raise capital. That's something which we can learn from other countries. And governance. I think that's another important area where there's a lot that we can learn from other countries. One example जो उदाहरण दे सकता हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, then you have to first fill out a survey, a form where they ask you why do you want to become a board of director. So you have to fill out that form. Then there will be a committee which will interview you. They will ask you questions about जो आपने लिखा है कि आप क्यों, and on that basis they decide कि इतने जन election के लिए खड़े हो सकते. So it's not that anyone can become stand for election, but you have to go through a process to show that कि आपका real interest है, that you value the cooperative rather than your self-interest. So I think there are again governance के हिसाब से there are different examples that we can learn from other countries. But like I said at the beginning, हमारा India also has a lot to offer. So we need to see how we can have a two-way process of not only learning from others but also sharing our experiences in other countries. I think I'll stop here, and like Dr. Thakur said, there'll be more opportunities going forward, and we can definitely use this platform to exchange ideas. Thank you. धन्यवाद. बड़े अच्छे से बालू जी ने कहा, India has a lot to offer on global platter. It's really a good lesson for all of us. टाइम से काफ़ी हम पीछे चल रहे हैं, इसीलिए अब मैं बहुत संक्षिप्त में सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देते हुए I would like to close this session. Thank you. Thank you so much, but just be seated for 2 minutes. A small token of appreciation by Shri Harveer ji. A small token of love and appreciation. So would like to call upon Harveer ji to do the gestures. आप तो मदद करते ही हैं क्योंकि आप ही का रेडी सर, आप उधर क्यों ना, ये तो इधर अभी हमें और स्ट्रेंथन करना है. Once again, thank you so very much. और जैसे कि ठाकुर साहब कह ही चुके हैं, समय को और ज़्यादा हम ध्यान में रखते हुए जल्द शुरू करते हैं हमारा 3rd सेशन, which is on way forward to make cooperative relevant.